नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका बायोलॉजी टीचर, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगला जो प्रश्न है जिस पे हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले दोस्तों तो आप क्या करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो यथाशीघ्र आपको मिलती रहे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। आवृत बीजों में मादा कुहूत का जो विकास है उसको हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। इसके बाद जो हमें जानना था अगले टॉपिक के बेसिस पे वह था क्वेश्चन नंबर 13। यहां से दोस्तों हम लोगों को देखना था। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस पोर्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकण की संरचना का क्या करना है, आपको सचित्र वर्णन करना है दोस्तों। दूसरा, एक परागकण की जो काट है चित्र बनाकर उसका नामांकन करिए। परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं का नाम लिखिए। कुल मिलाकर के आपको परागकण के बारे में दोस्तों बताना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि जो परागकण है उसमें दो लेयर होती है, एक बाहरी परत, एक अंदर वाली, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर होती है ये वाला पोर्शन, इसे बाह्य चोल या एग्जाइन कहते हैं। एग्जाइन कहते हैं। लेकिन उसी के ठीक अंदर की तरफ ये जो पतली परत यहां दिखाई दे रही है, या फिर कह दें यहां दिखाई दे रही है या यहां दिखाई दे रही है, ये क्या है, अंतः चोल या इंटाइन, इंटाइन के नाम से जानते हैं। तो एक्साइन और इंटाइन दो लेयर आपके पास हो गई परागकण में। अब इनके अलावा दोस्तों देखेंगे इसमें दो न्यूक्लियस भी होता है। एक देखिए अंदर वाला न्यूक्लियस है जिसे वर्धी केंद्रक या कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कहते हैं। वहीं एक न्यूक्लियस और है दोस्तों नीचे की तरफ जिसे जनन केंद्रक या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई नाम देते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई है। तो यहां देखेंगे दो न्यूक्लियाई भी है। तो इस तरह से दो परत, दो न्यूक्लियाई, और उसके साथ साथ यहाँ जो है साइटोप्लाज्म का हिस्सा, मैट्रिक्स का हिस्सा पाया जाता है जो पूरी संरचना को शो करता है एक परागकण की। बीच में यहाँ देखिए थोड़ा सा पतली लेयर के रूप में तीन खांच हैं और दबे हुए हिस्से हैं जिन्हें जनन छिद्र या इंग्लिश में जर्मपोर नाम देते हैं। हमने आपसे मेरे दोस्तों बताया था कि इसी पोर्शन से होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इसी जर्मपोर वाले हिस्से से मेरे दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है जर्मपोर वाला, अंदर की लेयर हमने अंडरलाइन की है, इसी हिस्से से, जर्मपोर वाले हिस्से से ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में जो पॉलन ट्यूब है वो बाहर निकलेगी और पूरा ये जो अंदर वाला लेयर है वही क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूब के रूप में अंदर वाली जो परत है वह बाहर ऐसे निकलती है और निकलने का जो स्थान होगा वो जनन छिद्र या क्या होगा, जर्मपोर वाला हिस्सा होगा।
तो यह नॉर्मल पूरे स्ट्रक्चर रहा। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि इसमें दिया गया है। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। भाई नर युग्मक की प्रथम कोशिका ये तो है ही, आप जानते ही हैं। सामान्यतः जिस समय यह परागकोश से निकलता है परागकण कहलाता है तथा इसकी संरचना परागकण में 2 भित्तियां होती। आगे देखिएगा, वाह्यचोल जिसे आप एग्जाइम कहते हैं, इसको मैं बता चुका हूं। ठीक, एग्जाइम यह क्या है भाई? यह भित्ति बाहरी भित्ति है। यह कड़ी तथा विभिन्न प्रकार की आकृति युक्त होती है। वाह्यचोल में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जर्मपोल या जनन छिद्र कहते हैं। मैं बता चुका हूं, इसको भी समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे दिया है अंताचोल जिसे इंटाइन कहते हैं। यह भित्ति भीतरी भित्ति है, पतली झिल्ली के समान होती है। प्रायः द्विकेंद्र की संरचना है। एक केंद्रक नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता है, जिसे वेजिटेटिव वर्धी न्यूक्लियस भी होता है नाम, जो सामान्यतः कोशिका द्रव में रहता है तथा दूसरा केंद्रक कुछ सघन जीव द्रव के साथ एक कोशिका जनन कोशिका बनाता है। इसे जनन केंद्रक या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि यहाँ है। तो पहला यहाँ है दोस्तों, दूसरा यहाँ है। 2 न्यूक्लियाई भी इसमें पाया जा रहा है। तो यह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा किसका? पराग कण का दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। पहला है भ्रूण कोश, दूसरा है भ्रूणपोष। अगला परिभ्रूण पोष फलभित्ति। तो भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर देखना है। भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म। तो जो एम्ब्रियोसैक है उसको पोषण देने का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पोर्शन को यहां देखते हैं जो पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट्स में आपको बताया गया है, समझाया गया है दोस्तों। पहला पॉइंट है अंतर के बेसिस पे, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। यह आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद होता है। यानी एक सेल से डेवलपमेंट होगा और मादा जो युग्मोद्भिद है वह कहलाएगा। तो यहाँ वो क्या है? एम्ब्रियोसैक। लेकिन एम्ब्रियो देखिए यहाँ भ्रूणपोष जो है त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा। त्रिगुणित होते हैं, 3n कंडीशन होती है, विकसित होता है। आवृत बीजों में पौधों में यह युग्मोद्भिद यानी यन ही होता है। ठीक है, यानी आवृत बीजी में तो 3n कंडीशन है, लेकिन अनावृत बीजी याद रखेंगे, अनावृत बीजी। आवृत बीजी में तो 3n है, लेकिन अनावृत बीजी में n कंडीशन में होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। एंजियोस्पर्म में जो हम आप पढ़ रहे हैं जिसके फैमिली के बारे में, वह क्या है? 3n कंडीशन रखता है एंडोस्पर्म के रूप में। लेकिन यहाँ जो सेकंड है अनावृत बीजी, उनमें आप देखेंगे n कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे अगला जो दूसरा पॉइंट दिया गया है। यह प्रायः एम्ब्रियोसैक प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी
सदैव अगुणित या हैप्लॉयड संरचना है। 8 न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती। किस में? एम्ब्रियो सैक में। आपको बताया गया था कि नॉर्मली 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर्स देखा गया है, अब पाया गया है। एम्ब्रियो सैक की कंडीशन में आपको 2-3 टाइप बताए गए थे, एक पॉलीगोनम टाइप का, दूसरा ओएंथेरा टाइप का। पॉलीगोनम में आपसे हमने कहा था क्या था? नॉर्मल कंडीशन, जिसमें 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। अगर वहीं हम भ्रूणपोष की बात करें तो यह अनिगित केंद्रों वाली, ज्यादा केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड होती है, किंतु अनावृत बीजीय में यह अगुणित होती है। ये चर्चा भी आपसे हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। जो भ्रूणपोष है, एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष, एम्ब्रोकोश या भ्रूणकोश में तीसरा जो पॉइंट है अंतर के बेस पे, यह मादा जनन अंग की क्या है? इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना क्या है? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है। आगे देखें भ्रूणपोष की बात। यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण के बनते समय अंकुरण के समय पोषण प्राप्त कराता है। तो यहाँ पोषण देने का काम एम्ब्रियो को कौन करता है? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म करता है। ठीक है। अगला पॉइंट, सभी आवृत बीजों के कार्यकारी बीजांड अवश्य होते हैं। सभी में बीजांड अवश्य पाया जाता है। किस में? एम्ब्रियो सैक में। जबकि यहाँ देखिए यह बनता अवश्य है, कौन? भ्रूणपोष, किंतु द्विबीजपत्री में यह प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के अवशेष हो जाते हैं। सभी बीजों में यह नहीं होता। ठीक। अगला और लास्ट पॉइंट, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, इसका अस्तित्व निषेचन से पूर्व होता है। लेकिन यहाँ जो एंडोस्पर्म दिया है, इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। ये पहले है, यह बाद में। निषेचन से पहले यह बन जाएगा या निषेचन के बाद बनता है। ये बहुत बड़ा अंतर है जो लास्ट पॉइंट है। इस तरह के कुछ अंतर आपको याद रखने हैं, तो इसे याद रखें दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा करके रखें और क्या करें? प्रिपरेशन करते रहें अगले क्वेश्चंस की। और इसमें से कहीं कुछ डाउट है तो उसे आप अवश्य पूछें। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर के बेस पे जो दूसरा पॉइंट पूछा गया था वो क्या है? वह आपके सामने है दोस्तों, देखें। परिभ्रूणपोष व फल भित्ति, इनमें अंतर पूछा गया है दोस्तों। देखिए, परिभ्रूण या पेरिस्पर्म या फल भित्ति पेरिकार्प, दोनों में क्या अंतर है यह पूछा गया है। देखिएगा, बीजांडकाय जिसे न्यूसेलस कहते हैं का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष एंडोस्पर्म एकत्र हो जाता है। अतः यदि बीजांडकाय की कुछ परत, बीजांडकाय की माफ करिएगा दोस्तों, कुछ परत शेष रह जाती हैं तो उसे परिभ्रूण कहते हैं। यानी न्यूसेलस का कुछ पोर्शन कभी कभी यूटिलाइज नहीं होता, समाप्त नहीं होता और वह बचा रह जाता है। और जब बचा रह जाता है तो वह पतली परत के रूप में रह जाता है सीड में, और वही पेरिस्पर्म कहलाता है। पिछले वीडियोस में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, और यहाँ भी ये चीज़ आपको स्पष्ट कर रहा है। आगे बढ़ें, फल भित्ति की बात करें, पेरिकार्प की बात करें।
यह अंडाशय ओवरी के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना है, मॉडिफिकेशन से बनने वाली संरचना है। ठीक है, पेरिकार्प मॉडिफाई होकर के बनेगी और किससे बनेगी? ओवरी के परिपक्व होने तथा अंदर के बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय की जो भित्ति है उसी का रूपांतरण है। कौन? फल भित्ति या पेरिकार्प। ठीक, देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है परिपूर्ण पेरिस्पर्म के लिए। यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। कौन? परिभ्रूण, पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष। ठीक, लेकिन फल भित्ति की बात करें तो यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके प्रकीर्णन इत्यादि में सहायक होता है। ठीक है, यह पोर्शन देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चंस है उसकी तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है दोस्तों। यहां आपको ध्यान से देखना है कि इस पोर्शन में क्या आपको बताया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, बैगिंग बोर वस्तारण थैली लगाना तकनीकी क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? नए पौधों को बनाने में कैसे उपयोगी है, इसके बारे में दोस्तों बताना है। आगे देखिएगा, कृत्रिम परागण पर टिप्पणी लिखिए। आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन है उस पर क्या लिखना है आपको? एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो अब यहां आंसर राइटिंग में क्या करना है आपको, थोड़ा सा वो देखना है। देखिए, बोरावस्तारण या बैगिंग ये क्या है? देखिएगा, अनेक पौधों में कृत्रिम परागण किया जाता है। पादप जनन प्लांट ब्रीडिंग के लिए अनेक स्थानों पर पादप जनन प्लांट ब्रीडर्स वांछित पौधों के मध्यम परागण करते हैं। अधिक पैदावार, पौधे की अधिक जनन शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि वाली जातियां उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। स्वस्थ बीज आदि उत्पन्न करने के लिए आजकल विश्व भर में अनेक स्थानों पर उन्नतशील प्रजातियां उत्पन्न की जा रही हैं। इस प्रकार पादप प्रजनन करने में मनचाही प्रजातियों के मध्य पर परागण अथवा स्वपरागण करने के लिए मनुष्य द्वारा परागण किया उचित प्रयोग के आधार पर संपादित किया जाता है। ये पोर्शन था जो कि आंसर राइटिंग में आपके दिया गया है। कुछ पॉइंट इसके आप समझ लीजिए। फ्लावर का मान लीजिए एक नॉर्मल फ्लावर हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए ये फ्लावर का कोई हिस्सा है, ठीक, ये फ्लावर का कोई हिस्सा है। अब इस फ्लावर के इस पोर्शन में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बैगिंग वाली घटना क्या है। इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर्स से इसको बांध दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, जिसे बैगिंग कहते हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उन्नत किस्म के बीज प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक बीज उत्पन्न करने के लिए इस तरह की बैगिंग जो तरीका है या कह दें तकनीकी है, उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, इसको कृत्रिम परागण के बेस पे भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है और परागण की जो क्रिया है उसको कराई जाती है।
तो इस तरह से दोस्तों यह बैगिंग जो है कृत्रिम परागण का भी एक रूप है। ठीक है, तो बैगिंग में आपको जैसे मैंने कहा फूल का पोर्शन एक तरह से ढक दिया जाता है बैग लाइक थैले से या पॉलीथीन के पैक से। आगे वाले पोर्शन में देखिए यहां स्पष्ट किया है उपरोक्त कार्य के लिए बोरा वस्त्रण या बैगिंग करना आवश्यक होता है, जिसके लिए प्रायः परिपक्व इमेच्योर पुष्प में उसके पौधे पर लगी हुई अवस्था में ही चिमटी के द्वारा पुंकेसर या स्टामेन को निकाल दिया जाता है, जिसको हमने इमैस्कुलेशन वहाँ बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में, पिछले वीडियो में था। लेकिन इमैस्कुलेशन के साथ और क्या पोर्शन है देखिएगा, स्टामेन निकाल दिया जाता है, जिसे देखिए हाँ देखिए यहाँ दिया है दोस्तों, इमैस्कुलेशन पिंपुषण कहते हैं। ये तो मैंने बताया भी था, आपको क्लियर भी है। इसके बाद पुष्प के पॉलीथीन की थैली में बंद कर दिया जाता है, इसे बैगिंग कह रहे हैं दोस्तों। निकाल देने के बाद स्टामेन को बैग लाइक स्ट्रक्चर में पॉलीथीन के बंद कर दिया जाता है। इससे स्वपरागण तथा अवांछित पर परागण दोनों की संभावना समाप्त हो जाती है। जब बंद कर दिया जाता है तो बाहर के परागण आ ही नहीं पाएंगे, तो परागण की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो समाप्त हो जाएगी। जायांग विशेषकर वर्तिकाग के परिपक्व होने की इच्छित पुष्प से परागण लाकर इसके वर्तिकाग्र पर डाल दिया जाता है और पॉलीथीन को वापस ढक दिया जाता है। ढकने की इस क्रिया को ही क्या कह रहे हैं, बोरा वस्तावरण या बैगिंग कह रहे हैं। तो बैगिंग आपसे पूछी जाती है, बैगिंग आर्टिफिशियल परागण के लिए जिम्मेदार होती है और बहुत आवश्यक होती है अच्छे किस्म के बीज पैदा करने के लिए, रोग प्रतिरोधक जो बीज हैं उनको पैदा करने के लिए। तो आप ध्यान देंगे तो आपको यह पोर्शन मिलेगा। तो यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोर्शन है, इसको आप तैयार करके रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, असंग जनन। जो आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है क्या है, असंग जनन। असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंग जनन क्या है? तो असंग जनन क्या कहते हैं भाई, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ये है क्या, थोड़ा देखें। अनेक उदाहरणों में सामान्य उभय मिश्रण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, अर्थात संयोजन तथा अर्धसूत्रण नहीं होते। दो चीजें नहीं हो रही, क्या? उभय मिश्रण, जिसे आप फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कहते हैं, वो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक चीज और नहीं हो रही है, क्या? अर्धसूत्रण, यानी अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू गैमीट नहीं बन रहे। ये दोनों चीजें नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा है? उभय मिश्रण, जिसे आप फ्यूजन कहते हैं, और दूसरा अर्ध सूत्रण, या जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कह रहे हैं, जिसके थ्रू गैमीट बन रहा है। ये दोनों चीजें नहीं हो रही, और इसके बिना ही नए पौधे बन जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? असंग जनन। असंग जनन, इंग्लिश में एपोमिक्सिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपोमिक्सिस कहते हैं। ना उभय मिश्रण हो, फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, ना ही अर्धसूत्रण के थ्रू गैमीट बनना हो, अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों ना हो, नया पौधा बन जाए। तो यह घटना क्या है? असंग जनन की है। बढ़े दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। पहला दिया है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है, पौधे के किसी कायिक या सोमैटिक भाग जैसे मूल, स्तंभ, पत्तियां, कली आदि से बिना बीज बनाए पौधे बनाए जाते हैं। ध्यान रहे इस पौधे में सभी लक्षण पूर्ण रूप से मातृ पौधे के समान ही होंगे, यह खास बात होगी। ये आइडेंटिकल होते हैं मदर प्लांट के, ठीक है। इसमें लीफ स्टेम इस तरह के किसी हिस्से से नए पौधे को क्या किया जाता है, ग्रो अप करा दिया जाता है, वेजिटेटिव। ओके, दूसरा जो है अनिषेक वेजिता या एगोस्पर्मी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह ऐसी क्रिया है जिसमें बीज तो बनता है किंतु बीज के बनने में दोनों आवश्यक क्रियाएं अर्थात संयुग्मन तथा अर्धसूत्रण नहीं होती। ठीक, तो यहां संयुग्मन और सूत्रण नहीं होता है, ये दो बात आपने देख लिया है। वेजिटेटिव की बात नहीं, यही सेम चीज इसमें नहीं हो रही जिसको एग्रोस्पर्मी कह रहे हैं। यह कई प्रकार से हो सकता है, जैसे अगुणित अनिषेक जनन, द्विगुणित अनिषेक जनन या अबीजाणुता, यानी ये दो तीन टाइप से हो सकता है। अब इनका देखिए महत्व भी यहां नीचे समझा दिया है कि इनका महत्व क्या हो सकता है। यदि संकर संतति असंग जनन से तैयार की गई है तो संतति की संकरण द्वारा पृथक्करण की गुणवत्ता की अगली जो संततियों में सुनिश्चित किया जा सकता है। बागवानी तथा कृषि में असंग जनन अत्यधिक महत्वपूर्ण विधा है, तरीका है। इनसे नए नए वैरायटीज पैदा की जाती हैं, इस नाते यह एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियोस में आपको जवाब मिलता रहेगा। तो देखें दोस्तों अगला जो पोर्शन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें आपको देखते रहना है कि क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है और उसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। चले दोस्तों, कह रहा है क्या बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का क्या करिए, वर्णन करिए। ठीक, बीज क्या है, सीड क्या है, और सीड की जो संरचना है उसको क्या करना है, आपको बताना है, समझाना है। यहां देखिएगा क्वेश्चन, बीज या सीड आवृतबीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। बीज क्या है, रिप्रोडक्टिव जो पोर्शन है आवृतबीजी पौधों में, तो लैंगिक जो जनन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ, एंजियोस्पर्म या जिसे आवृत बीजी कहते हैं, इसका क्या है, लैंगिक जो जनन है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में बीज क्या करता है, बनता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अंतिम जो उत्पाद है वह बीज है। अब इस बीज को आगे देखेंगे, वास्तव में निषेचित बीजांड ही बीज कहलाता है, यानी आपका जो निषेचित बीजांड है वही क्या है, सीड
या बीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सीड या बीज वाला पोर्शन कहलाता है। तो बढ़ते हैं इसमें, अगली जो बात आपके सामने है दोस्तों वो, ठीक, क्या कह रहा है, भ्रूण एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित रहता है। भ्रूण क्या है, एक नन्हे पौधे के रूप में उपस्थित रहेगा, छोटा सा पौधा। आगे दिया है बीज की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में। बीज चोल जिसे बीज आवरण कहते हैं, बीज पत्र जिसे आप कॉटिलिडॉन कहते हैं, भ्रूणी अक्ष का पोर्शन, यह पोर्शन 3 भाग इसमें बताए गए। देखिए दिया है बीज चोल बाह्य बीज चोल तथा अंतः बीज चोल में विभक्त होता है। ठीक, यानी बीज के ऊपर जो कवर पाया जाता है वह 2 पोर्शन में कंसीडर किया जाता है, बाह्य और अंतः, बाह्य बीज चोल और अंतः बीज चोल। 2 तरह के कवरिंग आपको देखने को मिलेगी सीड के ऊपर, बाह्य बीज चोल और अंतः बीज चोल। तो इसको ध्यान देंगे दोस्तों। आगे दिया है यह कठोर संरचना होती है जो बीज को जीवन क्षय बनाए रखती है, बीज के जीवन क्षय के रूप में बनाए रखती है। आगे देखिए बीज पत्र भोजन संग्रह करते हैं तथा वृद्धि अंकुरण के दौरान शिशु पौधे का पोषण करते हैं। जो छोटा सा पौधा ग्रो अप कर रहा होता है उसको पोषण देने का काम भी करते हैं। कौन करता है, बीज पत्र करता है। आगे भ्रूणी अक्ष या मूलांकुर जिसको आप रेडिकल कहते हैं और प्रांकुर में विभेदित रहता है। प्रांकुर पादप प्रारोह तथा मूलांकुर जड़ का विकास करता है। यह पोर्शन तो हमने आपको समझाया था सीड के बेसिस पे। ये देखिए बताया है प्रांकुर, बीजावरण, बीज और मूलांकुर। यह मोनोकॉट सीड के बारे में यहाँ आपको दिखाया गया है। हम डाइकॉट सीड के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं और डाइकॉट सीड हमने पहले भी वीडियोस में दिया है, तो आप देखेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। आप ग्राम या चने को जानते हैं। चने या मटर जैसे जो सीड हैं, पल्सेज वाले जो सीड हैं, उनको अगर आप उगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह चने या मटर का जो बीज है 2 पोर्शन में ऐसे डिवाइड करके ऊपर कवरिंग के बेसिस पे होता है, ऐसे उसमें कवर होता है ना। अब इसी को अगर देखें तो जब बीज में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकलना शुरू होता है, तो एक पोर्शन नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है। यह सीड का हिस्सा है। जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसे क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं प्रांकुर, और इंग्लिश में कहते हैं प्लीम्यूल, है ना, प्लीम्यूल कहते हैं प्रांकुर। इन्हीं से दोस्तों होगा क्या, इन्हीं से प्लांट या स्टेम वाले हिस्से का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यह है क्या, रेडिकल का पोर्शन, जिसे आप हिंदी में नाम देंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूलांकुर। क्या कहेंगे, मूलांकुर कहेंगे। तो ये जो मूलांकुर वाला पोर्शन है नीचे की तरफ ग्रो करता है और क्या करता है, रूट या जड़ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ ये रूट का फॉर्मेशन, उधर क्या करेगा, प्रांकुर का फॉर्मेशन, है ना, सूट का फॉर्मेशन होता है। इसे थोड़ा सा और देख लीजिए।
जब बीज उगता है तो आपने इस तरह के स्ट्रक्चर में कार्टिलेडान्स को देखा है। सीड का जो ये देखिए सीडलिंग छोटा सा जो पौधा है, नन्हा पौधा, उसमें ऐसे आपने देखा होगा ये जो पोर्शन है यही कार्टिलेडान्स का है, जिसमें कि भोजन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, जो डेवलपिंग पौधे को क्या करता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और पौधा क्या करता है, उगता रहता है। और धीरे 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 इसमें जो है पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियां, और बाद में ये पौधा खुद ही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करने लगता है दोस्तों, और क्या करता है, एनर्जी गेन करने लगता है, और कार्टिलेडान्स की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। पौधा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है दोस्तों, और क्या करता है, फिर से अपने जैसी संतानों की जो उत्पत्ति है, बीज की उत्पत्ति है, उसमें सहभागिता निभाने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। हम आप बच्चों की भी लाइफ ऐसे ही है बच्चों। मदर एंड फादर आपको जस्ट लाइक कार्टिलेडान्स एनर्जी देते रहते हैं जब तक आप अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं यह एनर्जी समाप्त हो जाती है, और इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। आपको अपने दम पे इस लाइफ को एंजॉय करना है, आगे बढ़ना है। तो यह बहुत बड़ी सीख भी देता है प्लांट्स। इसी पोर्शन के साथ दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन को समझा चुके हैं, तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा दोस्तों यहाँ आपका जो पोर्शन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हैं वह आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।